सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, ये बताइए व्हाट इज वायरस, व्हाट इज वायरोइड्स एंड व्हाट इज प्रायोन्स। इसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नई एनसीईआरटी में प्रायोन्स भी जोड़ा गया है, पुरानी में नहीं। तुम लोगों को तो नए एनसीईआरटी प्रायोन्स मिल गए। सर क्या है वायरस? वायरस बाहर में प्रोटीन का कवरिंग जिसका नाम कैप्सिड, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कैप्सोमियर, छोटे छोटे टुकड़े कैप्सोमियर, बाहर का कवरिंग प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड, और अंदर में बचा जेनेटिक मटेरियल, अंदर में बचा जेनेटिक मटेरियल, वायरस कंप्लीट। यानी वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड और अंदर में जेनेटिक मटेरियल। सर एंजाइम वगैरह कुछ एक्सेप्शनल केस में होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्सेप्शनल, कुछ वायरस एक्सेप्शनल है जहां एंजाइम पाए जाते, मेनली नहीं पाए जाते, जैसे टीएमवी वायरस नहीं पाया जाता, सिंपल है। चलिए सर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, चलिए इस पे बातें करें। जो प्लांट पे अटैक करते हैं, आपको मालूम है जो वायरस जनरली प्लांट पे अटैक करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, हमारे ऊपर में आरएनए वाले भी, डीएनए वाले भी, कोरोना वायरस अटैक कर रहा है आरएनए वाला है, डीएनए वाले भी अटैक करते हैं, रियो वायरस वगैरह। यहां देखो सर वायरोइड्स क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। ये देखो प्लांट वायरस, ये प्लांट वायरस, ध्यान से सुनना, ये प्लांट वायरस, ये कैप्सिड, ये कैप्सिड, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, इसने बेटा प्लांट पे अटैक किया, इसने बेटा प्लांट पे अटैक किया। जब प्लांट पे ये अटैक किया तो इसके अंदर कुछ म्यूटेशन, जैसे आजकल कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन होने से मान लो कुछ जीन खराब हो, देखा मैंने बनाया फिगर, मैंने यहां पर देखो कुछ जीन्स खराब हो, और जीन्स खराब हो गया तो ये बेटा अब कैप्सिड नहीं बना पा रहा। अरे कैप्सिड नहीं बना पा रहा है तो केवल बच गया क्या, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या कैप्सिड है? इसी को कहते हैं वायरोइड्स, इसी को कह दिया वायरोइड। मतलब यानी कि प्लांट वायरस माइनस कैप्सिड, प्लांट वायरस माइनस कैप्सिड, कैप्सिड को हटा दीजिए, यही बन गया आरएनए। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा या कम, प्लांट पे अटैक कर रहा है आरएनए होगा, डीएनए के कंपैरिजन में मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा, तो एनसीईआरटी का क्या लाइन है, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। इसे किसने ढूंढा था, टीओ डाइनर भाई साहब ने, टीओ डाइनर भाई साहब ने, डेट भी मेंशन है याद रखिएगा। और बीमारी कौन सा सर, कौन सा बीमारी पे ढूंढा था, एक बीमारी कॉज करता है पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। मतलब मान लो टीओ डाइनर एक साइंटिस्ट थे, वो रात में डिनर कर रहे थे, टीओ डाइनर साइंटिस्ट है, डाइनर साहब रात में डिनर कर रहे थे, आलू खा रहे थे, आलू पोटैटो, पोटैटो स्टेम में आता है, स्टेम का एक टाइप होता है कौन, ट्यूबर, ट्यूबर मैं पढ़ाऊंगा, ट्यूबर मॉर्फोलॉजी में, तो बस उसी पे रिलेट कर लो। साइंटिस्ट साहब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए डिनर कर रहे ना, आलू खा रहे, आलू किस कैटेगरी में आता है, तो सर वो तो ट्यूबर वाले कैटेगरी में आता है, तो याद हो गया मेरे में से लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों, टीओ डाइनर, वायरोइड्स क्या है। सर प्रायोन्स क्या, उल्टा कर दो, प्रायोन्स कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल नहीं, केवल केवल प्रोटीन, केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन, खराब वाले प्रोटीन, यही हो गया प्रायोन्स। सर तो प्रोटीन है तो प्रोटीन डिवाइड कैसे करेगा, अरे आरएनए तो रेप्लिकेट कर लिया, आरएनए है तो उसमें जीन से वो काम कर लेगा, ये सर प्रोटीन क्या कर लेगा बीमारी। एनसीईआरटी पढ़िए, न्यूरो, न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां कॉज करेगा। सर कैसे, बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारी बीमारी है, करता क्या है सर, अरे बेटा ये कैटलिस्ट, ये खराब वाले प्रोटीन है, ये डिफॉर्म खराब वाले इन्फेक्शियस प्रोटीन तुम्हारे अंदर आ गया, डिवाइड नहीं कर सकता, प्रोटीन कैसे डिवाइड करेगा रे भाई, क्या प्रोटीन रेप्लिकेट कर सकता है, नहीं, किसी तरह ब्रेन में पहुंचा और वहां के अच्छे प्रोटीन को, अच्छे प्रोटीन को खराब करते रहे ना, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो अच्छा वाला प्रोटीन है, अच्छा वाला प्रोटीन है उसको भी डिफॉर्म कर रहा है, तो जो डिफॉर्म्ड प्रोटीन है, खराब प्रोटीन है, डिनेचर्ड प्रोटीन है ना, और इसे बोला जाता है ये 100 डिग्री 200 डिग्री
पे भी खराब नहीं हो। अरे खराब तो पहले ही से, अब क्या खराब होगा? जो खराब है उस आदमी को क्या खराब करोगे ना। तो डिफॉर्म्ड प्रोटीन ना, इन्फेक्शियस प्रोटीन को हम लोग प्रायूंस कहते हैं। P4 प्रोटीन और P4 प्रायूंस। कौन सी बीमारी? ब्रेन बीमारियां, ब्रेन से रिलेटेड। सर कैसे, एग्जांपल कुछ बता दो। हाँ, मैड कॉ डिजीज नाम में लिख रहा है, मैड कॉ के ऊपर अटैक किया, पागल बना दिया, मैड कॉ। अरे दिमाग ही खराब कर दिया, हो गया भाई मैड कॉ डिजीज ना। एक और नाम कुरू डिजीज, ठीक है। एनसीईआरटी में, नहीं एनसीईआरटी में बीमारी दिया है BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। स्पॉन्जीफॉर्म गाय का बछड़ा, उसके अंदर में जो ब्रेन का पार्ट है स्पॉन्जी, हाँ, उसके अंदर में इंसिफेलोपैथी, इंसिफिलस जो ब्रेन का बड़ा पार्ट है उसको डैमेज करेगा, नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। इसी तरह से एनसीईआरटी में है CJD, ये भी ब्रेन का बीमारी। क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज, एनसीईआरटी में देखिएगा क्रूज डिजीज नाम दे रखा। बस याद रखिए यहां ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होगी। मैड कॉ डिजीज, प्रायोन्स से कुरू डिजीज, BSE, CJD ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं कर। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, प्रायोन्स मिल जाएगा। सर वायरस बने किस चीज से होते हैं? तो मैंने आपको बताया वायरस मेनली बना है दो पार्ट से। बाहर का पार्ट कैप्सिड, छोटे टुकड़े कैप्सोमियर। पहला डिस्कवर्ड वायरस, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस TMV, उसके अंदर में 2130 कैप्सोमियर थे। आपके एनसीईआरटी में फिगर बना है, नहीं बना ऐसा अंगूर के गुच्छे की तरह बना है ना कैप्सोमियर, और उसके अंदर में ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस TMV। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कैप्सिड के बारे में, यानी प्रोटीन का पार्ट होगा जिसका कैप्सिड, उसके एक टुकड़े अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर को कैप्सोमियर, पूरा अंगूर का गुच्छा कैप्सिड। चलिए, अब आगे बच्चा जेनेटिक मटेरियल। सर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बोलो। दोनों, वायरस में RNA भी हो सकता है बच्चा, DNA भी हो सकता है। आप सभी को मालूम है नेवर बोथ एनसीईआरटी। सर DNA सर तो RNA तो बनेगा ना। देखो एक वायरस है, जेनेटिक मटेरियल DNA, तो DNA से RNA नहीं बनेगा ना। अब देखो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो केवल DNA होगा, या तो DNA, अगर DNA नहीं है तो RNA। ध्यान से सुनना, अब RNA भी दो तरह के, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड ना। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। सर सिंगल स्टैंडर्ड का एग्जांपल, अरे भाई आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, याद कर लीजिए कोरोना वायरस, याद कर लीजिए पोलियो वायरस, याद करिए HIV वायरस, याद कीजिए इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV वायरस, HIV वायरस, सब में तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और प्लांट पे जो अटैक करता है सब में सिंगल स्टैंडर्ड RNA, एक एक्सेप्शन छोड़ करके CAMV, कालीफ्लावर मोजाइक वायरस, ये एक्सेप्शन। कालीफ्लावर प्लांट पे अटैक करता है, डबल स्टैंडर्ड DNA, बाकी हर जगह सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा। चलिए अब बताइए सर डबल स्टैंडर्ड RNA रियो वायरस, बस रियो वायरस याद कर लीजिएगा, कहीं लिखा रहेगा रोटा वायरस, ये बच्चों पे अटैक करता है, छोटे बेबी पे अटैक करता है, रोटा वायरस, रेस्पिरेटरी डिसीज। अब आ जाए सर DNA जेनेटिक मटेरियल कहाँ है बताइए? दोनों तरह से, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। याद करो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल स्टैंडर्ड एक ही है, FAS 174, आपकी क्लास 12 के एनसीईआरटी का बता रहा हूं, FAS 174। मेरे तरफ से एक याद कर लीजिएगा, नहीं याद है टेंशन मत लीजिए, M13 नहीं याद है टेंशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए, कांटा मार दीजिए, आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। सर डबल स्टैंडर्ड, अरे बेटा बैक्टीरियोफेज, जितना भी बैक्टीरियोफेज है, हाँ सर ये भी तो बैक्टीरियोफेज है, अरे बहुत तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं। एक बैक्टीरियोफेज है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, याद करो एनसीईआरटी क्लास 12,
क्यूबी बैक्टीरियोफेज भी एक्सेप्शनल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सर बड़ा झोल है, बड़ा कंफ्यूजन है बैक्टीरियोफेज में। नहीं, अगर क्वेश्चन आया बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन बोल दिया क्यूबी बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बोल दिया फाज 174, तब कीजिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली पूछा जाए आप यही करके आइएगा। फिर अभी बताया कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में कौन होगा, यही होगा। जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस कई तरह के, सारे हेपेटाइटिस में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस ए हो, सी हो, डी हो, सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड डी ना। हर्सी एंड चेज याद करो क्लास 12, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर किया, प्रूफ तो किया था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अरे कैसे थे, लैम्डा फेज वाला था ना, T2 बैक्टीरियोफेज वाला था, T2 बैक्टीरियोफेज वाला था, कैसा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ वायरस आरएनए, कुछ वायरस डीएनए, एक्सेप्शनल वाला सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मैक्सिमम डबल स्टैंडर्ड, एक्सेप्शन वाला डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मैक्सिमम सिंगल स्टैंडर्ड। हाँ, कुछ वायरस में एंजाइम पाए जा सकते हैं, जैसे एचआईवी वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, ये एक्सेप्शनल केस में है, कुछ वायरस में पाए जाते हैं। और कुछ वायरस में एक और कवरिंग पाया जाता है जिसका नाम होता है इनवेलप, इनवेलप एक्स्ट्रा कवरिंग। जैसे कि आप एचआईवी का फिगर बनाइएगा, पहले इनवेलप बनाना पड़ेगा लिपिड और प्रोटीन का, अंदर में कैप्सिड बनाना पड़ेगा, फिर अंदर में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा ना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, वो भी 2 होते हैं। ये नीट का क्वेश्चन था कि एचआईवी वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन, सिंगल स्टैंडर्ड, कितने मॉलिक्यूल, आंसर 2 कॉपीज, आंसर 2 कॉपीज, एक नहीं है 2। सर दोनों जुड़ नहीं जाएगा, अरे कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी है, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। चलिए ठीक, तो मेरे से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। मेरे से वायरस में एक और काम कीजिएगा जो आपका होमवर्क दे दे रहा हूं। एनसीईआरटी में 4 साइंटिस्ट का नाम होगा, एक होगा पास्चर भाई साहब का, क्या किया देख लीजिएगा, एक होगा बच्चा लोग, एक होगा नहीं क्या नाम है, बिजरनिक, चलिए, एक का नाम होगा बच्चा इवान वोस्काई, क्या किया, और चौथे का नाम होगा बच्चा स्टैनले। इस 4 साइंटिस्ट गिवन है, किसने क्या काम किया अच्छे से देख लीजिएगा कि स्टैनले ने फर्स्ट टाइम टीएमवी वायरस को, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्रिस्टल में कन्वर्ट करोगे, सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, तभी तो उसका फिगर बनेगा, तभी तो इमेज क्लियर होगा। डीएनए का क्रिस्टलाइजेशन याद करो फ्रैंकलिन और विल्किंस ने किया, तभी तो डीएनए कैसा होता पता चला। तो टीएमवी को भी क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया स्टैनले ने, दे गॉट द नोबेल प्राइज। इसी तरह से बिजरनिक ने कुछ बताया, कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम, अरे भाई ये क्या है भाई, यानी कुछ नहीं है, ये देखिए ये टीएमवी वायरस है, हाँ ये टोबैको का प्लांट है और इसे डिजीज हो चुका है, इसे इन्फेक्शन हो चुका है, टोबैको मोज़ेक वायरस ने अटैक किया। हम क्या करें, इस पार्ट को काटे, उसको रगड़ दे, हाथों पे रगड़ दे ना, और ये इस पार्ट को ले जा करके, या इस पार्ट को हम लोग रगड़े, और जो एक नॉर्मल प्लांट यहाँ देखिए, ये दूसरा एक नॉर्मल प्लांट है टोबैको का, उसके ऊपर में इसका छिड़काव करते, तो बता वायरस एक से दूसरे जगह चला जाएगा। तो इसी को कहा कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम, इसका जो फ्लूइड होता है, जो डिजीज है उसके जो पत्तियां हैं उसमें वो फ्लूइड है जिसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी, यानी वायरस है, वो वायरस एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। तुम्हें कोरोना वायरस है, तुम्हारा सलाइवा मैंने लिया, मुझे हो गया, सेम कहानी, कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम। इवान वोस्काई ने रियल में टीएमवी वायरस का डिस्कवरी किया था, तो इवान वोस्काई। इसी तरह से आप पास्चर का देख लीजिएगा एनसीईआरटी। तो लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वायरस आपका कैसा होता है, ए सेलुलर, बोले मतलब सर ए सेलुलर मतलब सेल से नहीं बना, अरे सेल बनने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए,
वो भी डीएनए का। क्या वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? नहीं सर, नहीं है। साइटोप्लाज्म है? नहीं है। और जेनेटिक मटेरियल क्या केवल डीएनए का बना है? नहीं सर, कोई रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए वायरस सेल से बना ही नहीं है। एनसीईआरटी कहता है एसेलुलर, एसेलुलर या इसी का नाम नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर। पुराने जमाने में, पुराने जमाने में एसेलुलर वर्ड सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते थे। अमीबा एसेलुलर है ऐसा वर्ड आ जाएगा तो मत सोचना अरे अमीबा सेल से नहीं बना है क्या, क्योंकि लिखा हुआ था बुक में एसेलुलर है। और सर एसेलुलर मतलब जो सेल से नहीं बना है। पुराने जमाने में एसेलुलर का मतलब था यूनिसेलुलर। नए जमाने में, मॉडर्न जमाने में एसेलुलर का मतलब है विदाउट सेल, जो सेल से बना हुआ नहीं होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। सेकेंड चीज ऑब्लिगेट पैरासाइट। सर ऑब्लिगेट पैरासाइट समझ में नहीं है? अरे कुछ नहीं, वायरस में, वायरस में ध्यान से सुनो, जेनेटिक मटेरियल है। क्या राइबोसोम है? नहीं बच्चा, राइबोसोम नहीं। तो क्या प्रोटीन बना सकता है? अरे राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन कैसे बना लेगा तू? लेकिन प्रोटीन तो लाइफ के लिए जरूरी है, इसलिए वायरस को मजबूरी में होस्ट पे अटैक करना पड़ता है। हम हैं, बैक्टीरिया उसका होस्ट है, वायरस को मजबूरी में होस्ट पे अटैक करना पड़ता है, क्योंकि अटैक करेंगे और होस्ट के अंदर में राइबोसोम मिल जाएगा, हम जेनेटिक मटेरियल आरएनए को डाल देंगे, आरएनए के हेल्प से वहां प्रोटीन बना लेंगे, कि अपना कैप्सिड बना लेंगे, अपना मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो वायरस मजबूरी में, वायरस मजबूरी में हम पे अटैक करता है, क्योंकि उसके पास अपना राइबोसोम नहीं, लेकिन प्रोटीन तो बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्मार्ट हो गए, हमने केमिकल रिलीज किया इंटरफेरॉन। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़िएगा इंटरफेरॉन। सर ये क्या करता है? ये करता क्या? देखो किसी के घर में आग लग गई, फायर, आग लग गया, उसका घर तो बेचारा जल गया, लेकिन वो बेचारा चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, पड़ोसियों को जगा रहा है, पड़ोसी लोग, पड़ोसी लोग, आप लोग जग जाओ, आग मेरे घर में लगी है, आप में भी फैल सकता है, आप में भी फैल सकता है। सेम कॉन्सेप्ट, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है वो रिलीज करता है इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल किस लिए, किस लिए? पड़ोसियों को जगाने के लिए, कि आप तो बच जाओ, मैं तो बेटा मर गया, वायरस ने मुझे तो मार दिया है, मेरे पे अटैक कर दिया है, मैं केमिकल रिलीज कर रहा हूं जिससे तुम बच जाना। सर क्या करता है वो इंटरफेरॉन? वो इंटरफेरॉन वायरस के आरएनए को, वायरस के आरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं देता। वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आया, कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आया, हमारे राइबोसोम से जुड़ना चाहता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज कर दिया, अब जुट ही नहीं पाएगा वो आरएनए, अब राइबोसोम से जुटेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं। अरे प्रोटीन बनेगा नहीं तो वायरस जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए हमारा बॉडी इंटरफेरॉन रिलीज करता है। इसलिए जो कैंसर वाले सेल है, कैंसर वाले सेल है, उनको मारने के लिए भी इंटरफेरॉन यूज किया जाता है। याद करो गामा इंटरफेरॉन, एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने कैंसर वाले टॉपिक में। सर क्या करेगा? कैंसर सेल डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इतना तेजी से डिवाइड कर रहा है। भैया प्रोटीन खूब बनाते होगे, हाँ प्रोटीन तो बनाते हैं तभी तो डिवाइड कर रहे हैं इतना। प्रोटीन बनाते होगे तो आरएनए राइबोसोम से जुड़ता होगा, बोले हाँ सही बात है, इंटरफेरॉन डाल दो, इंटरफेरॉन डाल दो बाहर से। इंटरफेरॉन क्या करेगा? राइबोसोम को प्रोटीन, राइबोसोम को आरएनए से जुड़ने नहीं देगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। अरे प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल, सेल का डिवीजन रुक जाएगा, कैंसर का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए आप गामा इंटरफेरॉन यूज करते हो। चलो अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? अब फटाफट बताओ, हैंड रेस करो, किसे किसे समझ में आ गया? ठीक है, मेरे में से एकदम क्लियर है आप लोगों को। सकीरा का क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ, ठीक है। अब देखो एक एक चीज दिया है, कुछ नहीं करना, एक मिनट इधर देखो, सीलिया फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला। देखो सीलिया और फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है ना, एक चीज ये होता है बेटा कोऑर्डिनेट मूवमेंट, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ये नॉन कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना, चीजों को ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये देखिए, ये पैरामीशियम है और इसमें हजारों सील है, हजारों सील है, ठीक है। और फ्लैजेला का नंबर कम होता है बच्चे, फ्लैजेला का नंबर तो कम होता है, पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। फ्लैजेला का नंबर तो कम होता है, ये तो सबको आता है, ध्यान से देखो, फ्लैजेला का नंबर कम होता है, सीलिया का नंबर ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि एक ने अगर लेफ्ट साइड मूव किया,
तो सारे लेफ्ट साइड मूव करेंगे। शाहरुख खान ने स्टेप किया, पीछे में जितने भी कोवर्कर, जितने भी डांसर है, सबने वही स्टेप करते हैं ना। ऐश्वर्या राय ने इधर स्टेप किया, सारे पीछे वाले वही स्टेप करते हैं ना। तो ये बेटा हो गया कोऑर्डिनेट मूवमेंट ना। अब ये आ जाओ बेटा सलमान खान, डांस आता नहीं ना, तो पीछे वाले मार रहे लेफ्ट वाला, तो सलमान खान मार रहा है राइट वाला, कोई कोऑर्डिनेट है क्या? एक मार रहा है लेफ्ट, तो ये मार रहा है बेटा राइट, कोई कोऑर्डिनेशन है? तो फ्लैजला नॉन कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है, जबकि एक साथ एक ही तरह का मूवमेंट, सब एक ही तरह का मूवमेंट करते हैं, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट मूवमेंट। और सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो बेटा केवल चलने के लिए नहीं है, केवल चलने के लिए नहीं है, उससे वो फूड को भी पकड़ेगा ना, फूड को भी पकड़ेगा, और बोलते वो डिफेंस में भी काम करेगा, फूड की कैप्चरिंग में करेगा, मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, चलने में तो करेगा ही करेगा, खाने को पकड़ने में एक साथ किया, एक साथ पकड़ के लाया, डिफेंस में, सिक्रीशन में, अटैचमेंट में, सिक्रीशन में हेल्प करेगा। लेकिन फ्लैजला केवल और केवल मूवमेंट, फ्लैजला केवल केवल मूवमेंट ना। सिलिया फ्लैजला का अरेंजमेंट कैसा, मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। 9+0 अरेंजमेंट होगा, 9+0 अरेंजमेंट होगा। सर बैक्टीरिया में जो फ्लैजला है, नहीं, उसमें अब 9+ नहीं, एक मिनट मैं करेक्ट करूंगा अपने आप। सिलिया और फ्लैजला का जो अरेंजमेंट है यूकैरियोट में 9+2 बच्चा, 9+2 करेक्ट करने दो, 9+2। हाँ, सेंट्रोजोम का 9+0 होता है, सिलिया फ्लैजला 9+2। बैक्टीरिया के अंदर 9+0 मत कर देना जोश में, नहीं ऐसा कुछ होता ही। अरे बैक्टीरिया में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने ही नहीं होते, तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं। ये 9+2 का क्या चक्कर है, मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन इस तरह से अरेंज होते हैं, और बैक्टीरिया में होते ही नहीं, बैक्टीरिया के अंदर में ट्यूबुलिन प्रोटीन होते ही नहीं, यहाँ नो सच अरेंजमेंट, यहाँ कुछ 4+4 का होता है जो तुम्हें पढ़ना भी नहीं। तो बच्चा यहाँ पर 9+0 कर लेता है, सुधार लीजिएगा, नहीं करना है, नहीं करना है उसको ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तुम्हारा टास्क मैं दे देता हूं, तुम्हें क्या करना, मैंने लगभग चैप्टर क्लियर किया, फंजाई के वीडियोस डिटेल्ड है, उनको देख लीजिएगा, तो तुम्हारा ये चैप्टर 100% कवर हो जाएगा। जिन बच्चों को प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले क्लास में गाइड भी किया था, प्लांट किंगडम के वीडियोस अवेलेबल है, प्लांट किंगडम के वीडियोस को आप देख लीजिएगा, पूरा मैंने डिटेल से कराया है। जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल, 2 से 3 लेक्चर होंगे, अगर टाइम मिल जाए तो कवर कर लीजिएगा। और ठीक है, तो मेरे से लगभग आपका एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। 2 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए। लिविंग वर्ल्ड थोड़ा सा बोरिंग है, पढ़ लीजिएगा, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ऑलरेडी पढ़ रखा हूं, ऑलरेडी आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो मैं अभी फंगस का वीडियो और आपका प्लांट किंगडम का भेज देता हूँ 2 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे पढ़े।